Hello everyone, welcome back to my channel Mr. Photon, and today I'll be sharing with you all that how I scored 96 marks in my class 10th board exam. So first of all let me clarify कि I know कि class 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 96 95 ये मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आई नो, तो मैं अचीवमेंट दिखा भी नहीं रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसे मेरे मिड टर्म एंड प्री बोर्ड में काफ़ी एवरेज मार्क्स थे, एंड कैसे मैंने उन मार्क्स को इम्प्रूव किया इन 95 प्लस स्कोर किया। सो आई होप कि ऐसे जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे जो कि एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जिनके मार्क्स अभी के टाइम लाइक मिड टर्म प्री बोर्ड में काफ़ी कम आ रहे होंगे, जैसे कि एवरेज लाइक 60 70 या 50 इवन 30, तो ऐसे मार्क्स आ रहे होंगे। सो आई जस्ट वांट them to not get demotivated। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बट समहाउ आई मैनेज एंड आई नो कि आप लोग भी उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। सो हेयर इट्स जस्ट मी कि somehow if I can help you guys। So yeah, so without any further delay let's start। So first thing कि मैंने समझा कहाँ से था चैप्टर को। सो इट्स डेफिनेटली यूट्यूब। यूट्यूब पर काफ़ी रेप्यूटेड टीचर्स हैं, जैसे कि आशु सर फ्रॉम साइंस एंड फन, समृद्धि मैम फ्रॉम PW, विभूति खरे मैम फ्रॉम सक्सेस पाठशाला, एंड सो मैनी टीचर्स आर देयर ऑनलाइन फॉर साइंस जिनसे आप पढ़ सकते हो। तो मैंने भी अपने चैप्टर्स जो थे वो वहाँ से पढ़े थे। सो सिंस आई एम नॉट वो ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल ही लास्ट टाइम पर डिपेंड हो जाए कि लास्ट में ही पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से भी मेरे मतलब मेरा ग्राफ हमेशा ऐसा अप एंड डाउन रहता है। तो जब मैं मतलब कि कंसिस्टेंसी जब थी थोड़ी बहुत, जब मैं पढ़ाई कर लेता था तो तब मैं अपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता था एंड नोट्स भी बना लेते। यू कैन सी माय फ्यू नोट्स ऑफ फ्यू सब्जेक्ट, जैसे कि ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के नोट्स हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम लेकर बनाए थे, क्योंकि इस चैप्टर को लगभग मैंने 2-3 हफ्ते में फ़िनिश किया था, एंड मैं रोज़ ये चैप्टर मैंने विभूति मैम से किया था। सो एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग, अगर आपकी क्लास 10 की स्टार्टिंग हुई है, सो आई वुड से कि नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, एंड उस जो टीचर वहाँ पे आपको नोट्स दे रहा है आप उन नोट्स को कॉपी कीजिए, दैट्स ऑल। आपको खुद से कोई नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स को कॉपी करिए, वही सेम चीज़ आपके पेपर में आएगी, कहीं और से तो आएगी नहीं। NCERT से ही टीचर्स भी नोट्स देते हैं एंड आप लोग भी। सो यू कैन प्रेफर दैट नोट्स, एंड आई वुड से कि अवॉइड प्रिंटेड नोट्स जब तक आप एंड मोमेंट पर ना हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंड मोमेंट पे हैं, जैसे कि आपके गैप डेज ही केवल बचे हैं, देन दैट टाइम यू कैन गो फॉर प्रिंटेड नोट्स। आप प्रिंटेड नोट्स लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास NCERT पढ़ने का टाइम तो देखो होगा नहीं, और एंड टाइम पे NCERT मत पढ़ना। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड टाइम पे आपको NCERT अगर आप पढ़ने चलोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आप सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, एंड ऑल स्टफ लाइक दिस। तो या नोट मेकिंग एंड जहाँ से भी आपको समझ में, अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो, अगर वहाँ पे आपके टीचर नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन गो प्रेफर दोज, आई मीन रेफर दोज notes। Now let's come to the second point, and that is doing NCERT questions and NCERT exemplar। तो मैंने अपने लास्ट स्टेज में NCERT exemplar की थी। ये वैसे मैथ्स की है, साइंस की आई डोंट नो वो कहाँ गई। तो मैंने अपने लास्ट स्टेज पर NCERT exemplar की थी। एंड अगर आप लोगों के भी अभी प्री बोर्ड्स हैं या हाफ ईयरली के चल रहे हैं, तो आप लोग भी अभी से ही एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, एंड
मैंने एग्जाम्पलर किए थे तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस लाइक सिमिलर थे। जैसे कि अगर यहाँ पर एमसीक्यू में है तो वहाँ पर वन वर्ड या फिर पैसेज बेस्ड में दे देते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप एक बार लगा लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली इन फिज़िक्स। अगर बायो के अगर आप एक बारी के लिए स्किप भी करते हैं तो चलेगा, बट फिज़िक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना, ज़रूर लगा कर जाना। Okay, so this is the first point is note making, second is NCERT exemplar, and also the NCERT for biology. Read the NCERT very carefully, and for chemistry, especially for chemistry, those activity part is very important. Like वहाँ से क्वेश्चन आना is 99% कन्फर्म कि आपके वहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई एक्टिविटी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। स्पेशली दैट H2O का हाइड्रोलाइसिस और NaOH वो ब्रांड सॉल्यूशन वाला, वहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। बाकी आपके यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, वो लोग आपको पहले ही सब कुछ बता देंगे कि क्या आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सिंस उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट जितना भी मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। So first thing is your note making, second is your NCERT exemplar and NCERT, and the third thing is revision. अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या बीच से या हाफ ईयरली प्री प्री बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड्स तक उन चीज़ों को भूल ना जाएं, इसलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने उसका बहुत लंबे टाइम तक रिवाइज़न नहीं किया, और फिर जब मैंने अगली बार वो चैप्टर पढ़ा तो वो मुझे बिल्कुल ही एक नया सा चैप्टर लगने लगा। मतलब कि ऑलमोस्ट मैं उसके सारे फॉर्मूलाज एंड उसके सारे क्वेश्चंस लगाने के तरीके सब भूल जाता था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप रिवाइज योर जो भी चीज़ आपने पढ़ी हो, ठीक है। और बाकी अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो फिर तो रिवीजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो आप जितना पढ़ पाओ उतना बेस्ट है। बस लास्ट मोमेंट, आई वुड से लास्ट डे पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पाए उतना करना। एंड आई वुड से जो आप पढ़ोगे नहीं उससे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप मोस्टली वही चीज़ छोड़ोगे जो आपको कठिन लगती होगी। एंड बोर्ड में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया था। आई वुड से कि हमारा बैच साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लकी था, क्योंकि साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी इजी आया था, लाइक काफ़ी इजी। तो इसलिए हाँ, तो हम लोगों को तो इतना परेशानी नहीं हुआ, बट हु नोज़ कि आप लोगों के बैच में जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दे, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना। बाकी मेरी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी थी, वो तो पेपर इजी आ गया। एंड ओके, देन द थर्ड थिंग इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी अगर आपने कर ली है उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ लगा सकते हो। और आई वुड से कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है या टाइम नहीं है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी एक टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यूज़ को स्किप मत करना, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। नो मैटर सिलेबस कितना भी चेंज हुआ हो, कितना भी उन्होंने बोला कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे या ऐसी चीज़ें बोली हों, क्वेश्चंस काफ़ी बार सेम आ जाते हैं। तो आप पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाना। उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम हो तो जितना जहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो कर सकते हो, या फिर कोई सैम्पल पेपर की बुक ले सकते हो, जैसे मैंने ये ली थी। बट मैंने इससे मुश्किल से 2 या 3 ही सैम्पल पेपर लगाए थे, बाकी मैंने ऐसे सारे गो थ्रू कर लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो टाइम के साथ एक कोई क्वेश्चन पेपर उठाना और उसको टाइम में करने की कोशिश करना। वैसे तो साइंस के एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो इतना टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एक बार कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अप्लाई की थी अपने लिए, जिससे मेरे मार्क्स एवरेज से काफ़ी 95 प्लस आए। तो आई होप कि अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे एंड इन चीज़ों को अप्लाई करोगे अपनी स्टडीज़ में,
अपनी प्रिपरेशन में, तो आप लोग भी एक्सेल कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ये मेरे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ही स्पेसिफिकली था, क्योंकि साइंस is definitely a subject which is very difficult for so many students, तो इसलिए साइंस के लिए था। बाकी मेरे एसएसटी में भी 95 थे, एंड हिंदी में मेरे 87 थे, एंड द लीस्ट वर इन माय मैथ्स एंड इंग्लिश, जिनमें मेरे 82 थे। तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना गिव एनी टिप फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश एंड इवन हिंदी ऑल्सो, बट या मैं एसएसटी के लिए आपको कोई टिप फ्यूचर में अगर आपकी डिमांड होगी तो डेफिनेटली आई विल थिंक फॉर इट, एंड आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। एंड मोर ओवर, अगर आपको मेरी मिस्टेक्स जाननी हो कि क्या मिस्टेक्स मैंने ऐसे की जिससे कि मेरे इंग्लिश और मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए, तो वो भी मैं बताऊंगा। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि मेन प्रॉब्लम, ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों की अभी मैथ्स डिसाइड नहीं हुई है वेदर यू आर गोइंग टू टेक बेसिक और स्टैंडर्ड, तो अभी से स्पेसिफाई हो जाओ कि आपको 11th में क्या लेना है, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। क्योंकि मैं अपने 10th क्लास में काफ़ी डायरेक्शन लेस था। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे बायो लेना है, बट आई डोंट नो, हमारे स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने काफ़ी जो भी बच्चे जो भी लाइक मोर देन एवरेज जो भी बच्चे थे उन सबको फोर्स कर रहे थे कि नहीं नहीं तुम स्टैंडर्ड लो, तो ऑब्वियसली मुझे स्टैंडर्ड लेना पड़ा था। एंड मैंने इतना डिनाई भी नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि हाँ ठीक है कर लेंगे, बट definitely it was a very big mistake from my side, so I don't want you guys to do that mistake। आप पहले अपना विजन क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से अगर आपको बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, डेफिनेटली गो फॉर बेसिक मैथ्स, क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर मेरे हमारे बैच में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ऑन एन एवरेज, अगर देखा जाए स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से। तो या अगर आप लोग बेसिक मैथ्स लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में पीसीएम लेना है फिर भी आप 10th के मार्क्स बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो, डोंट डू दैट। 10th के मार्क्स का कुछ इतना यूज़ नहीं होगा, अपनी स्ट्रीम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। या so that's all from my side. I hope you like this video. If you do, don't forget to like and सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और टिप्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 11th में भी शायद ज़रूरत पड़े मेरी। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।